हाँ तो बेटा सभी को एक बार शुभ प्रभात, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जब आप वीडियो देख रहे हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बातें हो रही थी और हम लोगों ने एक ही लेक्चर देखा और बहुत दिन से वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही थी, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो बेटा आज हम लोग उसी फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आज के लेक्चर में हम उस कहानी को एंड कर पाएँ, ठीक है। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी जो भौतिक जगत आपका चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सरकार, उसके बाद की चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे थे, भौतिक जगत की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग वहाँ पे ये सीख रहे थे कि यार हम लोगों ने देखा कि अगर फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस सरकार 4 गुना बढ़ जा रही थी, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने जाना कि बेटा ये भौतिकी है क्या, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या जाना कि ये भौतिकी है क्या, ये भौतिकी क्या है, ये फिजिक्स क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने इसकी बातें डिस्कस की कि बेटा ये व्हाट इज फिजिक्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे उसकी ब्रांचेस क्या क्या आई थी, है ना। वहाँ पे उसकी ब्रांचेस क्या क्या आई थी उसको भी हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास अब स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ ब्रांचेस से ही स्टार्ट करूँगा, है ना। फिजिक्स की शाखाओं के प्रकार, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ ब्रांचेस, या तो इसी को मैं बोल सकता हूँ कि है ना ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसी को मैं बोल सकता हूँ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिकी की शाखाएं, है ना। दोनों टाइप से इसको पढ़ेंगे। तो बेटा जो अपनी जो फिजिक्स है उसको हमने बताया था सरकार के 2 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है क्लासिकल में, है ना, एक होता है क्लासिकल को मैं बोलता हूँ हिंदी में चिरसम्मत, है ना, चिरसम्मत भौतिकी इसको हिंदी में बोला जाता है। और एक होता है मॉडर्न, क्या होता है बेटा, मॉडर्न। मॉडर्न को मैं बोलता हूँ आधुनिक भौतिकी, क्या कहता हूँ मैं मॉडर्न को, आधुनिक भौतिकी कहता हूँ। तो फिजिक्स को हम लोग को 2 पार्ट्स में डिस्कस करना था, एक था आपका क्लासिकल फिजिक्स और एक था आपका मॉडर्न फिजिक्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में और स्टडी करेंगे। एक को बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक और दूसरे को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या, एक को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक और दूसरे को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसको बोलते हैं स्थूल भौतिकी, है ना। अगर हम इसको हिंदी में जाने तो इसको बोलेंगे मेरे लाल स्थूल भौतिकी, और इस वाले को बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। क्या बोलेंगे, सूक्ष्म भौतिकी। इंग्लिश में फिजिक्स जोड़ लेना, है ना, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब बात ये आती मेरे प्यारे से बच्चा कि इस माइक्रो और माइक्रो में अपने को डिस्कस क्या करना है ना। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में अपने को डिस्कस क्या करना है। तो बेटा माइक्रो का मतलब होता है, अगर हम जर्नली डिफाइन करें कि बड़े पैमाने पर जो अध्ययन किया जाता है ना, बड़े पैमाने पर जो अध्ययन किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि ऐसे नियम जो किसी में भी अप्लाई आसानी से हो जाए वो क्या है, माइक्रो। जैसे मैंने बोला कि चांद तारों की बात हो रही थी, यहाँ से चांद कितनी दूर है, यहाँ से खगोलों की बात हो रही थी, खगोलीय साइंस की बात हो रही थी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की बात हो रही थी। वो सारी चीज़ें किस में जाएगी, माइक्रोस्कोपिक में जाएगी। किस में जाएगी, माइक्रोस्कोपिक में जाएगी। और वही मैं माइक्रो की बात करूं, माइक्रो का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म भौतिकी, है ना। सूक्ष्म का मतलब है, जैसे मैं एटम्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, एटम्स की बात करता हूँ, न्यूक्लियाई की बात करता हूँ, किसी वेव्स की बात करता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सब किसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे बेटा, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। और माइक्रो का मतलब है स्थूल, मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें कोई भी नियम कानून आसानी से लागू हो सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि जिनका अध्ययन हम लोग बड़े पैमाने पे करते हैं वो माइक्रो, और जिनका अध्ययन छोटे स्केल पे किया जाता है वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई। तो आप यहाँ पे नोट कर लो, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर में बचा हुआ है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो थोड़ी सी हाँ इस चैप्टर को आज हम लोग फाइनल टच देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा ध्यान से सीखेंगे। अब जो आपकी अगली हेडिंग है ना वो क्या है, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अब देखो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्टिज्म। इसको शायद बताया था, बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो आपका रिकॉल हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा एकीकरण। क्या कहते हैं, एकीकरण। शायद मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, अगर डिस्कस हुआ हो तो आपका रिकॉल हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक को बोलते हैं रिडक्टिज्म। क्या कहेंगे, एक को बोलेंगे बेटा रिडक्टिज्म कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण, है ना। एक को बोलते हैं एकीकरण और इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। अगर हम लोग इसको हिंदी में जाने तो इसको बोलते हैं बेटा न्यूनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक है यूनिफिकेशन, एक है क्या, रिडक्टिज्म। अब बेटा यूनिफिकेशन और रिडक्टिज्म लाया क्यों गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अपने फिजिक्स में ही आता है कि आखिर ये चीज़ आई तो आई क्यों और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, है ना। तो अब देखो यूनिफिकेशन और रिडक्टिज्म लाने का यार कोई ना कोई मतलब तो रहा होगा, इतनी बात आपको ही पता है कि अगर ये चीज़ लाई गई तो इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो सरकार रहा होगा, इतनी बातें आपको भी एकदम अच्छे से पता है, भली बात ही परिचित है। तो इसके लिए होता क्या है, ध्यान से समझो, प्यार से समझेंगे मजा आएगा। देखो यूनिफिकेशन में साइंटिस्टों ने क्या लाने का प्रयास किया, यूनिफिकेशन होता क्या है पहले उसको समझो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ था ना, अगर पढ़ाया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं पढ़ाया तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ कि अपने पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है ना, एक्सटेंशन बोर्ड है और एक्सटेंशन बोर्ड में ढेर सारे क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं, सबको पता है ना। और अगर मैं बोलूँ यार या इस वाले स्विच से अपना ये फैन चल रहा है ना, और इस वाले स्विच से मोबाइल चार्ज हो रहा है और इससे हमारा एक दूसरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, और इसका देखो आउटपुट इनपुट जो है वो एक ही जगह से मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट की बात करूँ तो यहाँ पे पावर सप्लाई हम एक ही दे रहे हैं ना, तो देखो एक ही पावर सप्लाई से हमारे ढेर सारे काम हो जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से समझना, अब इसको फिजिक्स में कैसे मैं अप्लाई करूं, क्वेश्चन तो ये उठता है कि मैं इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कि कोई अपने पास एक मैं ऐसी थ्योरी बना लूं, है ना, ध्यान से समझना, एक मैं ऐसी थ्योरी बना लूं जिसकी हेल्प से मैं ढेर सारे नियमों की व्याख्या कर सकता हूं, तो वही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है कि ये ऊर्जा ना तो उत्पन्न है और ना ही नष्ट, है ना, इतना तो जानते हैं बचपन से, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट होती है ना, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट होती है, यही आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये ट्रांसफर हो सकती है। बोलो इतनी बातें पता थी सबको, इसके आगे नहीं जानते। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखो हमने एक नियम बना दिया, अब इस नियम के आधार पे हमने ढेर सारे नियमों की व्याख्या कर डाली। ढेर सारे नियमों की व्याख्या का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब ढेर सारे, जैसे किरचॉफ जी, अभी आप 12 में पढ़ोगे तो उन्होंने किरचॉफ का नियम बनाया, है ना, किरचॉफ का नियम बनाया, वो भी किस पे बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण पे बेस्ड है। किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। कैलोरीमिति का सिद्धांत, है ना, अभी आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे इसको, या तो 9th में पढ़ा होगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत वो भी किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही नियम से, एक ही सिद्धांत से हम ढेर सारे नियमों की व्याख्या कर पा रहे हैं, वही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही सप्लाई से एक्सटेंशन बोर्ड में एक ही, मतलब एक ही जगह से आप ढेर सारे काम कर सकते थे, तो यही क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन कहलाएगा। बेटा क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन कहलाएगा। थोड़ा सा नोट करेंगे इसको, ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको नोट करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे यूनिफिकेशन क्या है
कि एक सिद्धांत व नियम द्वारा ढेर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, एक सिद्धांत से अन्य नियमों की व्याख्या की जा सके, या अन्य नियमों व कई नियमों की, है ना, कई नियमों की व्याख्या की जा सके, यही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। व्याख्या की जा सके, यही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? प्यार से समझना यार, मजा आएगा। फिजिक्स से मोहब्बत तो होनी है इससे, ठीक है। चलो अब समझते हैं रिडक्टिज्म थोड़ा क्या है, उसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आओ प्यार से समझते, मजा आएगा। अब जैसे मैंने बोला कि एक है न्यूनीकरण, नाम से क्लियर है। न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी जीवन में होते हैं जो एक ही चीज़ को इकट्ठा नहीं जानना चाहते, है ना। अब उनका टारगेट होता है कि नहीं, हमारे पास बाइक है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इंजन कहाँ होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका टायर किसका बना होता है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें पेट्रोल कहाँ से भरा जाता है। मतलब एक ही नियम था, उसको एक साथ व्याख्या नहीं की जा सकी, तो उसको बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग करके पढ़ लो। जो हम अलग अलग करके जो डिस्कस करने का प्रोसेस है उसी को हम बोल देते हैं क्या, न्यूनीकरण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्टिज्म कहते हैं। मतलब एक ही सिद्धांत को, एक ही नियम को कई भागों में अध्ययन करना। अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहें कि एक ही नियम और एक ही सिद्धांत को कई भागों में अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। मतलब छोटे छोटे खंडों में उसका जो डिस्कशन होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्टिज्म कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर क्लियर है तो फिर आगे की कहानी को आगे बढ़ाया जाए। चलो ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे। अगली बात अगर मैं बेटा करूं यहाँ पे, तो जो अगली बात होगी वो होगी मौलिक बल की, जिसको हम बोलते हैं मूल बल, है ना। मूल बल बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। कुछ बेसिक फोर्सेस भी हैं, है ना, उनको जान लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। फंडामेंटल फोर्स जिसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्स, है ना। देखो यहाँ पे प्रकृति में 4 टाइप के मूल बल माने गए हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये पहला। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय बल, है ना। पहले टाइप जानेंगे, फिर उसके बाद एक एक को डिस्कस कराऊंगा, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। दूसरा होता है बेटा वैद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बात है, वो है उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं इसको? प्रबल नाभिकीय बल, है ना। इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। जो तीसरा फोर्स है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इंग्लिश भी जानते हैं, चलो बहुत जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करते हैं तो अगला जो है बेटा चौथा, वो होता है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या हो जाएगा वो? दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल, या तो इसी को बोलते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक की कहानी समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे सवालों के घेरे में आपको एकदम खड़ा कर देंगे, तो हम आपके सवालों के आंसर देने के लिए यहाँ पे मौजूद है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हमने क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, तो आप जर्नली भाषा में आंसर देंगे सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या है? सीखो,
फंड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, एंड द सेकेंड इज वैद्युत चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड द थर्ड इज प्रबल नाभिकीय बल, इसको बोल सकते हैं हम लोग द स्ट्रॉन्ग फोर्स भी इसका नाम है। अगर इसके नाम की शोभा बढ़ाएं तो इसको हम लोग द स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और चौथे को जानते हैं हम लोग द वीक फोर्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? द वीक फोर्स के नाम से हम लोग चौथे फोर्स को जानते हैं। बोलो क्लियर है? अब और एक को डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, है ना। सारी चीजें यार हम जब चुन्नू मुन्नू टाइप के थे, छोटे से थे, तो वहां पे डिस्कस होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लाजवाब तरीके मिलेंगे। ठीक है, अभी सारे चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन अब है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर ही है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ही तो है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपने बारे में बताते हो, घर के बारे में बताते हो, आपको पसंद क्या है, तो वही है फिजिकल वर्ल्ड कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को पसंद क्या है, फिजिक्स के प्रकार कितने हैं, फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, दैट्स ऑल अबाउट फिजिक्स, है ना, इन द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ओके, आओ चलो देखते हैं। बात आती सरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो अगर हम जर्नली बात करें, है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो दो द्रव्यमानों के मध्य, है ना, ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है उनके मध्य कार्य करने, उनके मध्य जो आकर्षण बल काम करता है, क्या काम करता है, अभी देखो यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे चीजें, क्योंकि जब चैप्टर आएगा तो मैं इसको निचोड़ तरीके से पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि ये होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये होता है बेटा, जैसे मान लिया दो मास है यहाँ पे m1 और m2, है ना, और इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं इस मार्कर को नीचे फेंक दूं, है ना, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जा रहा है, बिल्कुल जायज बात है। अगर मैं इसको ऊपर भी फेंकता हूं तो ये कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी से बताना, इतनी बातें क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, अगर मैं दुनिया में कोई भी चीज़ों को फेंकता हूं तो सरकार वो कहाँ पे जाती है? नीचे की तरफ जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं बेटा ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, है ना। और ये ग्रेविटी होता क्या है? इसको बोलते हैं गुरुत्व। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्व कहते हैं। और ये गुरुत्व क्या होता है अगर हम जर्नली समझें तो ये होता है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या होता है? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है यार ऊपर जाएगी, उसके बाद जब वो नीचे आएगी तो वो कहाँ खिंचती है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ खिंचती हुई प्रतीत होती है। मतलब इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वर्ल्ड ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी को बोलते हैं टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ें होंगी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इतनी बातें आप जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, नोट हो गया बेटा? जल्दी से बताएंगे, आइए। हाँ, अब देखिएगा, अब एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी सी बातें भी समझते हुए चलेंगे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे केवल इंट्रो लेना है, बाकी ये सारे आपके एक एक चैप्टर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा वहाँ पे पढ़ने में। चलो आइए समझते हैं अगली बात। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला? पहला है हमको समझना है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है डिटेल में समझेंगे, देखते हैं, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जर्नली कि दो द्रव्यमानों के मध्य, है ना, अगर हम इसको आसान भाषा में डिफाइन करना चाहें तो दो द्रव्यमानों के मध्य जो आकर्षण बल काम करता है, कैसा बल काम करता है? दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। क्या? दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अभी इतना जानो बस, है ना, अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। फिर उसके बाद ये फिनोमिना कैसे होता है वो सारी डिटेल हम लोग जब चैप्टर में इंटर करेंगे तो, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, और आज की क्लास में मैं इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दिया हूँ, तो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्या था? अब देखो अगला बल है वैद्युत चुंबकीय बल, है ना, वैद्युत चुंबकीय बल।
चलो देखो, ये है वैद्युत चुंबकीय बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से हेडिंग बना देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो तो बेटा हमने क्या बताया? वैद्युत चुंबकीय बल, हेडिंग हो गई होगी। अब देखो बेटा, वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है इनमें आकर्षण बल, ध्यान से समझना, एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आकर्षण, दूसरा होगा प्रतिकर्षण। हमने क्या बताया कि दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। वैद्युत नाम क्यों दिया, चुंबकीय नाम क्यों दिया? क्योंकि भैया आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इतनी बातें तो बचपन में सिखाई जाती है, और इसी आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इस कारण इसको हम लोग वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो यहाँ सिंपली क्या डिफिनेशन बनी कि दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल, लिख सकते हैं दो आवेशित कणों के मध्य, नोट करते चलेंगे, दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल, है ना। दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। एकदम सिंपल सा है ना, वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। चलो अब आवेशित कण दो टाइप के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अगर धन और ऋण के बीच में काम करता है तो यहाँ पे आकर्षण होता है, यहाँ पे आकर्षण होगा, और अगर दो एक ही प्रकार के आवेशों के मध्य बल लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताना, क्लियर है इतनी बातें? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अगला क्या था? द स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, है ना। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? चलो आओ समझते हैं। आपने देखा होगा प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा। अगर मैं प्रबल नाभिकीय बल की बात करूं तो आपने परमाणु को देखा होगा, है ना, सभी ने देखा होगा, बहुत खूबसूरत लगता है ना, लगता होगा। अब आपने देखा होगा कि परमाणु में नाभिक होता है ना, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये किसके कारण आपस में बंधे होते हैं? प्रबल नाभिकीय बल के कारण। किसके कारण? प्रबल नाभिकीय बल के कारण बंधे होते हैं। मतलब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य जो बल कार्य करता है, क्या बेटा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। इसका रेंज जो होता बहुत कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, है ना, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार एफ का मान कम होगा। बोलो पता है कि नहीं पता? ये बात बचपन में सिखाई जाती है कि अगर दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो बल का मान ऑटोमेटिक कम होता है, और अगर दूरी कम है तो बल स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो फोर्स है वो मॉलिक्यूलर रेंज में काम करता है। क्या? मॉलिक्यूलर रेंज में काम करता है। ये क्या किस में काम करेगा? मॉलिक्यूलर रेंज में काम करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? तो जल्दी से नोट कर लेना कि न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। और इसका जो परास है वो बहुत ही कम होता है ना, इसका जो परास है वो बहुत ही कम होता है। जल्दी से मैं साइड हट रहा हूं, नोट कर लो। चलो जल्दी से नोट करो। चलिए हो गया। अब देखो इसका जो रेंज होगा बहुत ही कम होता है, इतनी बात लिख लिया। अब कितना होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होगा इसका जो रेंज होगा। अब देखो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय बल, है ना। चलो एक और बचा, उसको बात कर लेते हैं फिर
थोड़ा सा देखेंगे और कुछ चैप्टर में है तो बातें होगी, नहीं तो चैप्टर की कहानी यहीं पे खत्म हो। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था यार, है ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। अब देखो दुर्बल नाभिकीय बल, है ना, नेक्स्ट है दुर्बल नाभिकीय बल, है ना। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, ये रूपांतरण के समय काम करता है ना, दुर्बल नाभिकीय बल। इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये तब काम करेगा जैसे मान लिया कि रूपांतरण हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में बदल रहा है, तो वहां पे फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज किया, दुर्बल हुआ, तभी तो रूपांतरण हो पाया। अगर बहुत स्ट्रांग होता, बहुत ही स्ट्रांग होता तो क्या वो रूपांतरण होने देता, कतई नहीं होने देता। तो ये बल क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण के समय जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब एक बात और बची है, थोड़ा सा जो फिजिक्स का है वो हम देखते हैं कि समाज और प्रौद्योगिकी में इसका यूज क्या है, आओ समझते हैं, है ना। फिजिक्स इन इंडस्ट्रियल एंड किसमें, सोशल, है ना, फिजिक्स इंडस्ट्रियल एंड सोशल, इसको बोलेंगे, हेडिंग बनाएंगे, फिजिक्स जो है वो इंडस्ट्रियल में उसका क्या क्या यूज है ना, इंडस्ट्रियल एंड सोशल, समाज और प्रौद्योगिकी, इसको क्या बोलेंगे, समाज में और प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल, है ना, प्रौद्योगिकी। चलो समझते हैं थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। देखो हमारे सोसाइटी में इसका क्या यूज है और इंडस्ट्रियल एरिया में इसका क्या यूज है। अगर मैं जर्नली आपको एग्जांपल से यार समझाना चाहूँ तो यार देखो, जितने भी सिद्धांत बने, जैसे मैंने बोला ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत बना, आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बच्चे, अभी फिजिक्स में तो मिलने वाला है। या तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बना, या तो कैलोरी मिति का सिद्धांत बना। तो बताओ उन सिद्धांतों को यूज करके, ध्यान से समझना, उन सिद्धांतों का यूज करके बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते, बोलो। और वो उपकरण कौन बनाता है, इंडस्ट्रियल बनाती है, और उसको यूज कौन करते हैं, सोसाइटी ही तो यूज करती है। तो जाहिर सी बात है फिजिक्स का जो यूज है यार सरकार, मजेदार तरीके से इसका यूज है कि दुनिया में जो भी चीजें पॉसिबल है वो शायद फिजिक्स के ही कारण पॉसिबल है। तो उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि जैसे हम मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने ढेर सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, ढेर सारे सिद्धांतों के आधार पर नए नए उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत बना, कार्नोट इंजन बना, रेफ्रिजरेटर बना, उसके बाद ऊष्मा इंजन बना, है ना, जेम्स वाट ने हीट इंजन बनाया। तो ढेर सारी चीज़ें हैं बेटा, इसी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी एवं समाज में जो भौतिकी का है वो इम्पोर्टेंस, ठीक है। आशा करते हैं आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज से ये चैप्टर ख़त्म होता है, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक यार आप पढ़ोगे, नॉट ओनली इन फिजिक्स, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो ना, एक पॉइंट रह गया उसको बता देता हूँ। जैसे मैं बोला कि आपको केवल फिजिक्स का यूज़ नहीं सिखा रहा हूँ, है ना, ये चैप्टर आपको पढ़ने का तरीका सिखा के जा रहा है। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ें हैं यार, उसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से जो नॉलेज को गेन करना होता है वही क्या कहलाता था, साइंस कहलाता था। और साइंस की ब्रांचेस में हमने निकाला तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आई थी, बोलो हाँ या ना। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है बेटा, साइंटिफिक मेथड होता है। तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, ये वैज्ञानिक विधि है क्या, ध्यान से समझो, ये वैज्ञानिक विधि होती क्या है। तो ऐसी विधि जो किसी भी ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अर्जित करने के लिए अपनाई जाती है, उसी विधि को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि यार आपको जॉब के लिए बुलाया गया, ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक तरीका होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया गया, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई हुए होगे, एग्ज़ाम बीट किए होगे, क्रैक किए होगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ढेर सारे प्रोसेस है 1 by 1,
है ना। तो उसी तरह यार कोई भी साइंटिस्ट है यार, या हम है या आप है, अगर कोई नियम बनाना चाहोगे तो डायरेक्टली थोड़ी हम पब्लिश कर पाएंगे, उसको हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने पहले दिन ही पहले लेक्चर्स में बताया था, आप जाके देखना जो बच्चे मिस कर रहे होंगे उसको, कि जो फिजिक्स है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट का खेल है। तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ये चैप्टर कि फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, आप दोनों लेक्चर आराम से देखेंगे, आपको पूरी समरी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहां से आपके एग्जाम की शुरुआत होती है। कहने का मतलब है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी चैप्टर से शुरुआत होती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इम्पॉर्टेंस बहुत है यार, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, टाटा। ठीक है, बाय बाय सभी को।